नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। पेश है देश विदेश की कुछ खास खबरें। सबसे पहले बात पूर्वोत्तर के लिए भारतीय रक्षा इतिहास के अहम दिन यानी असम के डिब्रूगढ़ में पहली हाईवे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी की। वहीं बात गोरखपुर के जंगल कौड़िया को मिली नई सौगात की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुनर्निर्मित विकासखंड कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया। साथ ही दिखाएंगे देहरादून के स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में सीएम धामी के सूबे के विकास संबंधी संदेश पर हमारी खास रिपोर्ट। और चलते चलते बात बुलंदशहर के अंबकेश्वर महादेव मंदिर की महिमा की। तो चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। पूर्वोत्तर के लिए शनिवार का दिन भारतीय रक्षा इतिहास अहम बन गया। ये दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। दरअसल असम के डिब्रूगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ऐसी हाईवे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया जो चीन सीमा के करीब भारत के अभेद्य कवच की तरह काम करेगी। पीएम खुद C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान से इस हाईवे पर उतरे, जो दुश्मन देशों के लिए एक कड़ा संदेश है। ये रिपोर्ट देखिए। असम में ऐतिहासिक लैंडिंग के मायने। डिब्रूगढ़ के मोरन बाईपास पर C-130J सुपर हरक्यूलिस से उतरे प्रधानमंत्री मोदी। पूर्वोत्तर को मिली पहली हाईवे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। चीन को संदेश, वास्तविक नियंत्रण रेखा से महज 300 किलोमीटर दूर भारत की अवैध तैयारी। मिशन डिब्रूगढ़ जब हाईवे बना रनवे। असम का मोरन बाईपास आसमान से उतरता भारतीय वायुसेना का विशालकाय C-130J सुपर हरक्यूलिस और उस विमान के भीतर मौजूद देश के प्रधानमंत्री, ये सिर्फ एक लैंडिंग नहीं बल्कि भारत की वॉर रेडी तैयारियों का एक जीवंत प्रदर्शन था। आपको बता दें कि पहली बार देश के किसी हाईवे एयर स्ट्रिप पर पीएम मोदी की मौजूदगी में सैन्य विमानों ने अपना दम दिखाया। शनिवार का दिन इसलिए खास रहा। दरअसल प्रधानमंत्री द्वारा पहली ऐसी हाईवे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का शुभारंभ किया गया जो सैन्य और नागरिक दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा सकेगी। मोरन एयर स्ट्रिप की खासियत है, नेशनल हाईवे 127 के 4.4 किलोमीटर लंबे हिस्से को एक अत्याधुनिक रनवे में तब्दील कर दिया गया। इसकी तकनीकी क्षमताएं इसे बेहद खास बनाती हैं। यह सड़क सामान्य दिनों में ट्रैफिक के लिए खुली रहेगी। युद्ध या आपातकाल में पलक झपकते ही रनवे बन जाएगी। यह 40 टन वजनी लड़ाकू विमानों और 74 टन के भारी ट्रांसपोर्ट विमानों को संभालने में सक्षम है। चीन सीमा से मात्र 300 किलोमीटर की दूरी इसे रक्षा की दृष्टि से गेम चेंजर बनाती है। राफेल और सुखोई का शौर्य। मोरन के आसमान में जब राफेल और सुखोई 30 जैसे 16 लड़ाकू विमानों ने गर्जना की तो पूरा इलाका गूंज उठा। 30 मिनट के इस डेमो में दिखाया गया कि कैसे ये फाइटर जेट्स हाईवे से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। नजारा बता रहा था कि भारत अब अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम कर रहा है। आपको बता दें कि उद्घाटन के बाद आसमान से जमीन तक भारतीय वायुसेना का पराक्रम देखने को मिला। लगभग 30 मिनट तक चले इस एरियल शो में राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे अत्याधुनिक विमानों ने हाईवे पर टंच एंड गो ड्रिल की। कुल 16 लड़ाकू विमानों ने यह साबित किया कि संकट के समय पूर्वोत्तर का यह हिस्सा वायुसेना के लिए एक प्रमुख बेस का काम करेगा। ये अब अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम कर रहा है। आपको बता दें कि चीन सीमा से महज 300 किलोमीटर की दूरी पर बना ये ELF यानी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी उत्तर पूर्व की सुरक्षा का नया पिलर है। नेशनल हाईवे 127 पर बना ये 4.4 किलोमीटर का हिस्सा अब सिर्फ सड़क नहीं बल्कि युद्ध के समय एक रनवे है। अगर भविष्य में एयरबेस को निशाना बनाया जाता है तो हमारे लड़ाकू विमान यहीं से दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देंगे। देश भर में ELF का नेटवर्क। आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ ELF अकेला नहीं, सड़क परिवहन मंत्रालय और
इंडियन एयरफोर्स मिलकर देश भर में ऐसे 28 स्थानों की पहचान कर चुके हैं। असम में ही 5 ELF बन रहे हैं, कई पहले से ऑपरेशनल हैं। सभी IAF एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को आधुनिक बनाया जा चुका है। वहीं ये सुविधा पूर्वोत्तर की रक्षा को मजबूत करने की बड़ी योजना का हिस्सा है। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे प्रस्तावित अंडर वाटर रोड, रेल सुरंग, नदी के उत्तर और दक्षिण तट के बीच तेज आवाजाही, कई स्ट्रेटेजिक टनल और ऑल वेदर रोड बरसात या आपदा में भी कनेक्टिविटी बना रही है। ये प्रोजेक्ट सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक पर निर्भरता कम करेंगे, साथ ही सेना की तेज तैनाती सुनिश्चित करेंगे। पूर्वोत्तर भारत की संवेदनशील सीमाओं चीन, म्यांमार, बांग्लादेश के पास है। यहाँ का इलाका मुश्किल है, लिहाजा प्राकृतिक आपदाओं, दुश्मन के हमले दोनों से बचाव देंगे। सेना को तेज रिस्पांस और बेहतर लॉजिस्टिक देंगे। रक्षा के साथ साथ आम लोगों के लिए भी कनेक्टिविटी और विकास लाएंगे। यही वजह है कि डिब्रूगढ़ ELF पूर्वोत्तर की रक्षा रीढ़ को मजबूत करने वाला मील का पत्थर है। ये भारत की रणनीतिक सोच को दर्शाता है, भूगोल की चुनौतियों को ताकत में बदलने और पूर्वोत्तर को और सुरक्षित और विकसित बनाएगा। आपको बता दें कि ये एयर स्ट्रिप सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि शांति काल के लिए भी वरदान है। पूर्वोत्तर में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बड़े ट्रांसपोर्ट विमान यहीं उतरकर राहत सामग्री और मेडिकल मदद सीधे जरूरत के इलाके तक पहुंचा सकेंगे। बहरहाल प्रधानमंत्री की इस लैंडिंग ने साफ कर दिया है कि भारत अब बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में किसी से पीछे नहीं है। मोरन की यह सड़क अब देश की संप्रभुता की रक्षक बन गई है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। गोरखपुर के जंगल कौड़िया को आज एक नई सौगात मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुनर्निर्मित विकासखंड कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया। सीएम ने न सिर्फ भवन का लोकार्पण किया बल्कि भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए अधिकारियों को सीधी चेतावनी भी दी। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट कि सीएम जंगल कौड़िया की धरती से क्या संदेश दिया है। गोरखपुर का जंगल कौड़िया इलाका जो कभी उपेक्षा का शिकार था, आज विकास की नई इबारत लिख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां के नवनिर्मित और हाईटेक खंड विकास अधिकारी कार्यालय का उद्घाटन किया। लाखों की लागत से तैयार ये कार्यालय अब केवल एक ईंट पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान का आधुनिक केंद्र बनेगा। बहुत दिनों के बाद यहाँ जंगल कौड़िया में आप सबसे इस एक सार्वजनिक कार्यक्रम के माध्यम से मिलना हो रहा है। आज ब्लॉक मुख्यालय का यह भवन एक बार फिर से आपके लिए तैयार है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं। शिवरात्रि के एक दिन पहले यह सौगात जंगल कौड़िया को प्राप्त हो रही है। कल शिवरात्रि है और शिवरात्रि शुभ का प्रतीक मानी जाती है। ये शुभ पूरे ब्लॉक वासियों, पूरे विकास खंड के अंदर हर व्यक्ति के घर में, उसके व्यक्तिगत जीवन में, हर गांव में देखने को मिले, इसकी मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं पूर्व प्रमुख श्री रामपत यादव जी को, जिन्होंने लंबे समय तक इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दी। सीएम योगी ने संबोधन में कहा, जन सुनवाई में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्लॉक की कार्य प्रणाली को पूरी तरह पेपरलेस और पारदर्शी बनाने पर जोर। पेंशन, आवास और राशन कार्ड जैसे कार्यों के लिए ग्रामीणों को अब भटकना नहीं होगा। जंगल कौड़िया में स्टेडियम और ITI के बाद अब प्रशासनिक सुधारों की बारी। हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे यहाँ विकास भी है, लेकिन दम घोटू वातावरण नहीं है। दम घोटू वातावरण से मुक्त, और उसके लिए क्या होना चाहिए यहाँ पर, इसके लिए ये फॉरेस्ट्री का यानी वानिकी विश्वविद्यालय पर्यावरण के साथ साथ वन आच्छादन को बढ़ाने, किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए भी, वन्य क्षेत्रों में भी कैसे हम इसको और अच्छा कर सकते हैं, इस दिशा में भी एक नया प्रयास अब कैंपियरगंज से प्रारंभ होगा
और यह उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय होने जा रहा है, पहला विश्वविद्यालय। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि अब गांव के गरीब को अपने छोटे छोटे कामों के लिए शहर की ओर नहीं दौड़ना पड़ेगा। ये कार्यालय सुशासन का प्रतीक है। अगर किसी गरीब को ब्लॉक स्तर पर परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। तकनीकी का उपयोग करें और जनता की सेवा को ही अपना धर्म समझें। सीएम ने अपने संबोधन में साफ कर दिया है कि नया उत्तर प्रदेश अब पुरानी कार्यप्रणाली पर नहीं चलेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ब्लॉक मुख्यालयों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। सीएम ने जंगल कौड़िया के कायाकल्प का जिक्र करते हुए इसे मॉडल ब्लॉक के रूप में विकसित करने की बात कही। गोरखपुर में तो आप देखते रहे होंगे, फर्टिलाइजर बंद हो गया था, लोग बोलते थे नहीं होगा, खुलेगा। हम लोग बोलते थे खुलेगा, चिंता क्यों कर रहे हो? आज फर्टिलाइजर चालू हो गया ना, एम्स गोरखपुर में बन गया ना, बीआरडी मेडिकल कॉलेज की स्थिति को सुधार दिया ना। पहले लोग ठेके पट्टे करते थे, बाकी मेडिकल कॉलेज बर्बाद होता था। आज ठेके पट्टे तो बंद हुए ही हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, चल रहा है। और मेडिकल कॉलेज से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं। पिपराइच में चीनी मिल चल रही है, कंप्रेस्ड बायोगैस का एक धुलियापार में हम लोग लगा चुके हैं। और जंगल कौड़िया के लोगों के लिए तो बहुत आसान है, यहां से सीधे जाइए गीडा में उद्योग ही उद्योग, इतना उद्योग गीडा में लगा चुके हैं कि कहना ही क्या है। बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। और इन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम एक नई दिशा में कार्य करेंगे, बहुत अच्छी दिशा में कार्य करेंगे। ये हमारा प्रयास होना चाहिए और उस प्रयास के लिए हम सबको आगे बढ़ करके कार्य करना होगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से भी संवाद किया। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे पिछले कुछ वर्षों में जंगल कौड़िया में सड़कों, बिजली और शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आया है। साथ ही कहा यह उद्घाटन उसी कड़ी का एक हिस्सा है। साफ है कि सीएम योगी ने इस नए कार्यालय के जरिए यह संदेश दिया है कि सरकार जनता के द्वार तक पहुंच रही है। अब देखना होगा कि शासन के इस कड़े निर्देश पर असर जमीन पर कितनी जल्दी दिखता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून के स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी का 8वां दीक्षांत समारोह न केवल छात्रों की सफलता का गवाह बना, बल्कि प्रदेश के विकास के नए संकल्पों का मंच भी बना। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ संदेश दिया कि 21वीं सदी का तीसरा दशक अब उत्तराखंड के नाम हो रहा है। दीक्षांत समारोह में बोले सीएम धामी, 21वीं सदी का तीसरा दशक, उत्तराखंड का दशक। पहाड़ कभी खाली हो रहे थे, अब बदलाव आ रहा है। जो गांव वीरान हो चुके थे, अब वहां फिर से रौनक लौटने लगी है। हर सेक्टर के लिए विशेष कार्य योजना और जन कल्याणकारी योजनाएं। देहरादून का जॉली ग्रांड इलाका शनिवार को उत्सव के रंग में डूबा नजर आया। अवसर था स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के 8वें दीक्षांत समारोह का। मंच पर प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी और केंद्र से आए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मेधावियों को डिग्रियां बांटी। लेकिन इस दीक्षांत समारोह की सबसे बड़ी गूंज रही सीएम धामी का वो आत्मविश्वास जो पीएम मोदी के विजन से जुड़ा था। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उनके इन शब्दों को सार्थक करने के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। बीते वर्षों में हर सेक्टर के लिए हमने विशेष कार्य योजना बनाई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं की, बल्कि प्रदेश के सबसे बड़े दर्द यानी पलायन पर भी बात कही। सीएम ने दावा किया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का असर अब दिखने लगा है। जो पहाड़ कभी खाली हो रहे थे, जो गांव वीरान हो चुके थे, अब वहां से रौनक लौटने लगी है। वहीं समारोह में मौजूद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं, युवाओं की भूमिका पर जोर दिया। इस दौरान यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर निकले छात्र भी उत्साहित दिखे, जिन्हें अब उत्तराखंड के इसी सुनहरे दशक का सारथी बनना है।
ये छोटी घटना नहीं है। 50,000 इंस्टीट्यूशंस हैविंग द बेस्ट क्वालिटी एश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है। और हमारा टारगेट है कि हम आने वाले समय में 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर को एनक्वास करेंगे, उनको हम पूरा करेंगे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए पेशेंट सेंट्रिक जिस तरीके से काम को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो उसको हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। मैं स्टूडेंट्स के साथ सिर्फ एक ही बात और अंत में रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की और आप लोगों ने बहुत मेहनत करके ये डिग्री हासिल की है। पहली बात तो ध्यान में रखिएगा हमेशा अपने आप को, क्योंकि दसमाना जी बार बार कह रहे थे अंदर देखो, अंदर देखो, अंदर देखो। बात बहुत सही कह रहे थे। हम सब लोग दुनिया से सर्टिफिकेट मांगते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, दुनिया से सर्टिफिकेट मांगना छोड़ दो, अपने से अपने को सर्टिफिकेट देना शुरू करो। ट्राई टू सी हाउ बेस्ट यू हैव परफॉर्म्ड एंड हाउ बेस्ट यू कैन डू। अपने से अपने आप को, अपना चैलेंज, अपने से अपना चैलेंज लो, अपने को चैलेंज करो, और जो तुमने किया है उससे अच्छा कैसे कर सकते हो, इस बात की चिंता करो। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा केदार के धाम से हम सब के लिए, उनके मुंह से ये उद्घोष हुआ था, एक शिव रूपी शब्द उनके मुखार बिंदु से निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उनके श्रीमुख से निकले हुए ये शिवतुल्य शब्दों को सार्थक करने के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। और बीते वर्षों में प्रत्येक सेक्टर में विशेष कार्य योजना बनाकर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे खाली होते पहाड़ पुनः आबाद होने लगे हैं। जो कभी गांव पलायन की पीड़ा झेल रहे थे, आज फिर से वहां रौनक लौट रही है। बहुत सारे ऐसे लोग देश दुनिया में जिन्होंने अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, वो अपने गांवों को पुनः लौट रहे हैं, अपने पैतृक स्थानों को वापस आ रहे हैं। और हाल ही में रिवर्स पलायन में लगभग 44% की वृद्धि दर्ज की गई है। आज प्रदेश के सड़क के क्षेत्र में, उसके नेटवर्क में 2 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं बिजली उत्पादन में 4 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। इसके साथ ही आज उत्तराखंड में रोपवे का नेटवर्क हो, रेल का नेटवर्क हो, यह भी अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल कर रहा है। इतना ही नहीं, आज हमारे राज्य ने किसानों की आय में वृद्धि करने में भी देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के अवसर में भी हम देश के अग्रणी राज्यों के रूप में हमारा स्थान बना है। स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के 8वें दीक्षांत समारोह का ये अवसर न केवल छात्रों के लिए गौरवपूर्ण रहा, बल्कि उत्तराखंड के भविष्य के रोड मैप को भी दर्शाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि राज्य की सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्र के साथ मिलकर बड़े बदलाव की तैयारी में। बता दें कि उत्तराखंड सरकार हाल के वर्षों में होम स्टे योजना और कृषि बागवानी को बढ़ावा देकर पहाड़ों में रोजगार के नए अवसर सृजित करने का प्रयास कर रही है, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने पहाड़ों को आबाद होने के संदर्भ में किया। साफ है कि सरकार का विजन अब धरातल पर उतरने लगा है। रिवर्स माइग्रेशन यानी घर वापसी की ये सुगबुगाहट क्या उत्तराखंड को 21वीं सदी का सिरमौर बनाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में गंगा किनारे बसा एक ऐसा स्थान जिसका इतिहास त्रेता युग से लेकर द्वापर तक फैला है। एक ऐसा शिवालय जहां की महिमा उज्जैन के महाकाल जैसी ही बताई जाती है। हम आपको लेकर चलेंगे अनूपशहर तहसील के आहार कस्बे में स्थित प्राचीन अंबकेश्वर महादेव मंदिर, जहां माता रुक्मणी ने तपस्या की, जहां पांडवों को विजय का वरदान मिला और जहां 5,500 साल पुराने वृक्ष आज भी इतिहास की गवाही देते हैं। ये रिपोर्ट देखें। घने जंगलों के बीच बसा ये दरबार है भगवान आशुतोष का। अनूपशहर के आहार क्षेत्र में स्थित अंबकेश्वर महादेव मंदिर आस्था का वो केंद्र है जहां की मिट्टी में सदियों पुरानी गाथाएं दबी है
स्थानीय लोग और महंत बताते हैं कि जो महिमा उज्जैन के महाकाल की है, वही फल यहाँ अम्बकेश्वर महादेव के दर्शन से मिलता है। बता दें कि सदियों पहले यहाँ सिर्फ बीहड़ जंगल हुआ करता था, जहाँ खूंखार जानवरों का बसेरा था। कहते हैं यहाँ वही कदम रख पाता था जिस पर साक्षात महादेव की कृपा होती थी। बता दें कि इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि प्राचीन काल में आहार का नाम कुंदनपुर हुआ करता था, जो राजा भीष्म की राजधानी थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यही भगवान श्री कृष्ण की ससुराल भी है। कहा जाता है कि माता रुक्मणी बचपन से ही महादेव और माता अम्बे की परम भक्त थी। वो एक गुप्त सुरंग के जरिए राजमहल से इस मंदिर तक पूजा करने आती थी। अम्बकेश्वर महादेव ने ही रुक्मणी को साक्षात नारायण को पति के रूप में पाने का वरदान दिया था। हमारे बुजुर्ग तकरीबन 400 वर्ष से पूजा करते हुए आए हैं और हम जो है तकरीबन यहाँ पर मैं 65-67 साल से पूजा कर रहा हूँ। अच्छा, जिस मंदिर पे आप रह रहे हैं, ये कौन सा मंदिर है, किस जगह पे मौजूद है और कितने पुराना मंदिर है ये? जी, श्री अम्बकेश्वर मंदिर आहार भोलेनाथ जी का मंदिर है ये, और सभी मनोकामनाओं का पूरा करने वाला है। और ये आहार जो कुंदनपुर शहर था पहले, पलटने के बाद इसका नाम हार हो गया, नहीं हार बानी दोबारा बस गया। तो माँ रुक्मणी यहीं की थी, वो भी यही पूजा करने के लिए सबसे पहले वहाँ जाती थी रुक्मणी कुंड अमंतिका देवी पर, और स्नान करके वापस आके फिर यहाँ आती थी। तो शंकर भगवान और इसमें द्वापर में पांडव भी यहाँ पूजा करके गए। अच्छा, और क्या क्या विशेषता है? जैसे कि अगर बात की जाए द्वापर युग की, जी, जैसे कि आपने बताया द्वापर युग को तो करीब 6500 वर्ष हुए, लेकिन और कितने पुराना ये मंदिर है? 5635 वर्ष के करीब में। तो यहाँ पर मैंने ये सुना है जितने भी भक्त लोग आते हैं, माँ रुक्मणी ने भी इनकी तपस्या की थी, उन्होंने भी वरदान मांगा था कृष्ण भगवान के लिए, भगवान की कृपा माँ से भी मांगा था अमंतिका देवी पर, यहाँ पर भी तो उनकी इच्छा पूर्ण हुई और कृष्ण भगवान उनको शादी के लिए यहाँ पर आए। तो शिशुपाल उनकी फूफी का लड़का था, वो कहता मैं शादी करूँगा, ये कहती थी मैं कहता। तो युद्ध हुआ, तो उसके बाद उनका भाई हलधर आए, उन्होंने कहा मेरे कृष्ण भगवान से भाई से युद्ध कर रहा है, उन्होंने उसको पलट दिया उसको। विशेषता ये है इसकी कि जिसने श्रद्धा पूर्वक इसकी पूजा करी है वह उसको फल दिया है और फल देते आ रहे हैं। हाँ, हर सोमवार को भी आते हैं मंदिर पे। और ये तुम्हारी शिव चौदस आ रही है फागुन के महीना में या तुम्हारे सावन के महीना में, लाखों का और ज्यादा ही आते होंगे। इस पावन भूमि का संबंध नाथ संप्रदाय से भी जुड़ा है। भगवान शिव के अवतार माने जाने वाले गुरु गोरखनाथ ने मंदिर से कुछ दूरी पर घने जंगलों में कठोर तपस्या की थी। प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि ये स्थान सिद्ध बाबा के नाम से जाना जाएगा। आज भी मान्यता है कि अम्बकेश्वर महादेव के दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाते जब तक भक्त सिद्ध बाबा की चौखट पर माथा न टेक लें। दंडवत जो है हमारे भांजे का एक्सीडेंट हुआ था, 25 दिन वेंटिलेटर पर रहा वो। हमने बाबा से अपनी अरदास लगाई, बाबा ने हमारी पूरी कर दी, उन्हें आँख खोल लें और आईडेट में बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो हर की पैड़ी से जो हरिद्वार चले हैं और यहाँ लगभग 36 दिन में अपने यहाँ आ गए हर महादेव पे। कितने किलोमीटर आप चले हो? लगभग 200 प्लस है। इसकी ये विशेषता सुनिए, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। हमारे बुजुर्गों ने बताया हमें कि बहुत पुराना। यहाँ पर महादेव मंदिर पर रुक्मणी जी भी पूजा करने आती थी। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को महादेव मंदिर पर आकर पूजा की और उन्होंने पति के रूप में मांगा था। और यहाँ पे जो पूजा करती थी रुक्मणी, वो एक आहार में मंदिर है अमंतिका देवी का, वहाँ पर भी पूजा करती थी। और यहाँ पे बहुत ही पुराने वृक्ष, हजारों साल पुराने खिंडी के पेड़ हैं जो मेवा के रूप में पहले वो खाए जाते थे। वो फल तो हमने भी खाए थे मेवा के रूप में। अब थोड़ा ऐसा है कि उन पे मेवा कम आती है तो उस पर ये जो पक्षी ने खा जाते हैं। पहले वो बहुत पुराना पेड़ थे, आज भी हैं। इसकी बहुत बहुत दूर तक मानता है। कहते हैं महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास और वनवास काट रहे थे, तब उन्होंने इसी पावन धरा पर हजारों सालों तक महादेव की आराधना की। इसी तपस्या के फलस्वरूप उन्हें कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध में विजय का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्रमाण के तौर पर आज भी यहाँ खिन्नी के विशाल वृक्ष मौजूद हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ये वृक्ष स्वयं पांडवों ने रोपे थे, जो 5500 सालों की ऋतुओं को झेलते हुए आज भी हरे भरे खड़े हैं।
अम्बकेश्वर महादेव मंदिर सिर्फ एक देवालय नहीं बल्कि त्रेता और द्वापर युग का वो जीवित प्रमाण है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। आज भी यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और खाली हाथ नहीं लौटते। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।